जेजेपी को ये सबसे पहले बैठ के सोचना पड़ेगा कि जेजेपी जब नई पार्टी बनी तो वो एक लोकप्रियता के पीक पर अचानक से कैसे पहुंच गई। वो क्या वजह थी, वो क्या इशू थे कि हरियाणा में जो सोशल मीडिया जर्नलिज्म है इसको उभारने में जेजेपी का बहुत बड़ा रोल है। और उस टाइम पर जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने एक आईटी सेल बनाया था, बड़ा जबरदस्त आईटी सेल था जो बीजेपी को टक्कर देता था। कांग्रेस तो बल्कि आईटी सेल या कांग्रेस का आईटी सेल तो उस समय सक्रिय भी नहीं था, क्योंकि बीजेपी पूरा का पूरा चुनाव 14 से 19 के बीच में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि भी हमने निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी हैं। और जनता में ये एक मैसेज था, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। आज भी बीजेपी के अगर कोई यूएसपी कहे ना, वो आज भी यही मुद्दा है। लेकिन 19 के चुनाव से पहले ये गुब्बारा एक तरह से फूट गया था। पता है क्यों फूटा था? ठीक चुनाव से पहले, थोड़े दिन पहले एक लिस्ट आई थी एसडीओ की, बिजली विभाग में एसडीओ की। उसमें सिर्फ 2 हरियाणा के लगे थे और शायद 80 में से 2 हरियाणा के, 78 बाहर के लगे थे। इस मुद्दे को दुष्यंत चौटाला ने और जेजेपी ने जिस तरह से उठाया था, बीजेपी के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं बचे थे। वो भर्ती रद्द हुई थी। क्या जेजेपी जहां से उठी थी, जिन वजहों से उठी थी, आज उन चीजों पर काम कर रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। पिछले दिनों हरियाणा में कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए। हमने बात भी की उन मामलों में। कांग्रेस के बारे में हमने बात की, इनेलो के बारे में बात की कि क्या इनेलो का ग्राफ उठ सकता है। और आज का जो टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं जेजेपी के बारे में कि क्या जेजेपी दोबारा से उभर सकती है। मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार हैं महेंद्र सिंह। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया मनदीप जी। सर, क्या जेजेपी दोबारा उभर सकती है? मनदीप जी, लोकतंत्र में ये संभावनाएं सभी के पास है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं जी। अगर ये सवाल सिर्फ जेजेपी से नहीं, आप किसी भी पार्टी से पूछे, क्या कांग्रेस को कभी पता था कि देश आजाद हो जाएगा, देश आजाद होने के बाद उसे सत्ता मिलेगी और इतने सालों तक, दशकों तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी? अगर वहां पर कोई नेगेटिविटी होती तो शायद स्वतंत्रता का आंदोलन इस तरह से नहीं चलता, कांग्रेस इतने लंबे समय तक राज नहीं करती। क्या बीजेपी को पता था कि वो मात्र 2 सीटों से पूर्ण बहुमत की और लगातार तीसरी बार सत्ता में आने वाली पार्टी बन जाएगी? तो बीजेपी को भी कभी ना कभी भरोसा रहा होगा। क्या किसी को पता था कि भी इनेलो टूट जाएगी, इनेलो में से कोई एक अलग पार्टी निकलेगी और वो 11-12 महीने के भीतर ही सत्ता की दहलीज तक पहुंच जाएगी? ये किसी को नहीं पता था जी। संभावनाएं हैं, निश्चित तौर पर हैं, लेकिन उसका रोड मैप जेजेपी के पास है या नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है। क्या जेजेपी उस दिशा में कोशिश कर रही है जी। और किस तरह से कोशिश कर रही है, सवाल इस बात को लेकर है। अभी पूरा का पूरा माहौल है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर जेजेपी के लिए बहुत नकारात्मक है। एक तरह से जेजेपी ने अपना अच्छा खासा, लगभग सारा का सारा ही मान के चलिए, नाम मात्र वोट बैंक बचा हुआ है, वो खो दिया है। क्योंकि जेजेपी से लोग इस वजह से नाराज थे कि उसने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, बीजेपी की सरकार बनाई। जनता बहुत नाराज है, लेकिन ये वही जनता है, मैं आपको बताऊं जी, जिसने उन नेताओं को भी माफ कर दिया जो बीजेपी में 10 साल तक रह के आए हैं, जो बीजेपी की सरकार में पदाधिकारी, मंत्री तक रहे हैं। मैं वीरेंद्र सिंह की बात कर रहा हूं। वीरेंद्र सिंह मंत्री रहे जी। 10 साल, उनका परिवार बीजेपी के भीतर रहा। ब्रिजेंद्र सिंह सांसद रहे बीजेपी के, जेजेपी ने तो सिर्फ गठबंधन किया, वो तो बीजेपी में रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने तय कर लिया कि नहीं, हमें जनता के बीच जाना है, हमें ये तमाम जो चीजें हैं, आरोप हैं, जनता की नाराजगी है, वो अपनी जगह है, लेकिन हम इसका सामना करेंगे जनता के बीच में जाके। आपने देखा होगा
कि बाकी हरियाणा में अलग से विश्लेषण हो सकता है कि बृजेंद्र सिंह की यात्रा को कितना समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस का कितना समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात मोटा मोटी तय है कि उनके इलाके में तो अच्छा खासा उनको समर्थन मिला, उनके बारे में सकारात्मक बातें हुई। जो एक बीजेपी में जाने वाला जो आरोप लगा लीजिए या एक तरह से जो उनके ऊपर नेगेटिव थॉट्स लोगों के बन रहे थे, उससे उन्होंने इस यात्रा के जरिए अपने पिछले कुछ दिनों जो उनके बयान आए हैं उनके जरिए उन्होंने पार पा लिया है। अब उनको लोग उस लिहाज से देखते नहीं है कि भाई ये बीजेपी के सांसद रहे हैं, तो ये उन्होंने कोशिश की तो फिर वो कामयाब होती हुई नजर आई। अब जेजेपी की बात जी इससे संबंधित है क्योंकि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ते हैं, प्रतिद्वंदी हैं वो बृजेंद्र सिंह के। तो जेजेपी तो गठबंधन में ही गई थी। अगर वो ये सोचकर कि भी हो गया जो होना था, हमें अब जनता के बीच में जाके जनता के जो आरोप है, नाराजगी है, गुस्सा है या प्रेम है, जो भी है, हमें उसका सामना करना है। बात करेंगे तो पता नहीं क्या क्या खून माफ हो जाते हैं। ये तो एक गठबंधन था। बिल्कुल। और दिग्विजय चौटाला एक प्रोग्राम भी चला रहे हैं, युवा योद्धा प्रोग्राम। इसमें युवाओं के बीच में वो जा भी रहे हैं लगातार। इसमें एक तो ये पहल है, कई और भी कार्यक्रम तमाम पार्टियों ने शुरू किए हैं, जेजेपी ने शुरू किए हैं जी। लेकिन जेजेपी को ये सबसे पहले बैठ के सोचना पड़ेगा कि जेजेपी जब नई पार्टी बनी, सर्वाइवल की लड़ाई थी, तो वो एक लोकप्रियता के पीक पर अचानक से कैसे पहुंच गई, वो क्या वजह थी जी। वो क्या इशू थे। सबसे पहली बात, दुष्यंत चौटाला की जिस तरह से इमेज बनाई गई या बनी युवा नेता के तौर पर, गाने बनाए गए युवा नेता के तौर पर, तो युवा उनसे जुड़े। दूसरा, ये आप जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, आप लोगों ने बखूबी नोटिस की होगी ये बात जी कि हरियाणा में जो सोशल मीडिया जर्नलिज्म है, इसको उभारने में जेजेपी का बहुत बड़ा रोल है। जींद चुनाव के बाद हरियाणा में ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म शुरू हुई थी, थोड़ा सा उसने पीक पकड़ा था। बहुत सारे पत्रकार जींद उपचुनाव से निकलकर सामने आए, जो बाद में बहुत लोकप्रिय हुए। उन लोगों को उभारने में जेजेपी का मैं योगदान पता है क्यों कह रहा हूं जी। वो लोग जाके सर्वे करते थे और बहुत सारे, क्योंकि मुखर जो थे लोग थे वो जेजेपी की तरफ थे, वो जेजेपी की तारीफ करते या दुष्यंत चौटाला की तारीफ करते। और उस टाइम पर जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने एक आईटी सेल बनाया था, बड़ा जबरदस्त आईटी सेल था जो बीजेपी को टक्कर देता था। कांग्रेस तो बल्कि आईटी सेल या कांग्रेस का आईटी सेल तो उस समय सक्रिय भी नहीं था, जेजेपी का आईटी सेल ही बीजेपी को टक्कर देता था उस टाइम पर। तो एक आईटी सेल था जेजेपी के पास, एक युवा नेता, एक आईटी सेल, और फिर वो जो आईटी सेल इन पत्रकारों की वीडियोस को खूब शेयर करता, उनके व्यूज आते, फिर वो दुष्यंत चौटाला के और ज्यादा इंटरव्यू लेते, जेजेपी की और ज्यादा खबरें दिखाते। तो एक ये सर्किल सा बन गया था, युवा नेता, आईटी सेल। तीसरा, चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि बीजेपी पूरा का पूरा चुनाव 14 से 19 के बीच में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा कि भी हमने निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी हैं। और जनता में ये एक मैसेज था, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। आज भी बीजेपी के अगर कोई यूएसपी कहे ना, वो आज भी यही मुद्दा है। लेकिन 19 के चुनाव से पहले ये गुब्बारा एक तरह से फूट गया था जी। पता है क्यों फूटा था? ठीक चुनाव से पहले, थोड़े दिन पहले एक लिस्ट आई थी एसडीओ की, बिजली विभाग में एसडीओ की। बिल्कुल। उसमें सिर्फ 2 हरियाणा के लगे थे और शायद 80 में से 2 हरियाणा के, 78 बाहर के लगे थे। इस मुद्दे को दुष्यंत चौटाला ने और जेजेपी ने जिस तरह से उठाया था, बीजेपी के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं बचे थे। वो भर्ती रद्द हुई थी। तो एक मुद्दा ठीक चुनाव से पहले बीजेपी के 5 साल के पूरे कार्यक्रम के ऊपर भारी पड़ गया था। नतीजा यह रहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर रही। उस दौर में दूर रही जब विपक्ष लगभग धराशाही था।
इनेलो टूट चुकी थी, जेजेपी नई नई पार्टी बनी थी और कांग्रेस अपने दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस के नेताओं को खुद पता था कि नहीं जीतना है, हार तय है, 10-15 सीट मान के चल रहे थे। उस टाइम पर वो जेजेपी ने ये आईटी सेल, ये युवाओं का मुद्दा, हरियाणा का रोजगार हरियाणवी को, उसके बाद ये जो 75% हरियाणवियों को आरक्षण सरकार में रहते हुए ये मुद्दा बनाया जेजेपी ने। इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी कि नौकरियों में तो जी बाहर के लग रहे हैं, अधिकारियों में तो बाहर के लग रहे हैं, एक परसेप्शन सरकार के बारे में बनाई। एक और ये पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है ऑफिशियली लिस्ट जारी की गई थी या अनऑफिशियली लिस्ट जारी की गई थी, एक लिस्ट जेजेपी के कार्यकर्ताओं और कई पदाधिकारियों ने भी शेयर की थी। उसमें यह दिखाने की कोशिश हुई थी कि देखिए मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान उनके आसपास बड़े पदों पर सीएमओ में एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व है। यह लिस्ट बहुत वायरल हुई थी, तो उसने भी बीजेपी को बैकफुट पे धकेला था। तो ये कई चीजें जी जो जेजेपी को जेजेपी बनाने में, एकदम से 10 सीटें लाने में, और एक और चीज हुई थी, बहुत सारे ऐसे नेता जो विनिंग कैंडिडेट थे जिनको टिकट नहीं मिली, वो चाहे शाहबाद से रामकरण काला हो या फिर ये टोहाना से देवेंद्र बबली हो, कई नेता ऐन मौके के ऊपर जेजेपी की झोली में आ गिरे थे जो पहले से ही जिताऊ थे और वो सीट जेजेपी के खाते में चली गई। गुलाची कवाले ईश्वर सिंह भी तो उन्हीं में थे, जेजेपी से जीते थे सर। हाँ, जेजेपी से था ना वो। हाँ जी, वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे वो। बिल्कुल। उधर बात नहीं बनी थी, टिकट नहीं मिली थी, तो फिर वो जेजेपी में शामिल हो गए थे। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी खटपट चल रही थी इसकी वजह से। तो ये कई कारण थे। क्या जेजेपी जहां से उठी थी, जिन वजहों से उठी थी, आज उन चीजों पर काम कर रही है? फिलहाल की बात करें तो नहीं कर रही है। क्या जेजेपी अब हरियाणवी को रोजगार का मुद्दा उठा रही है मुखरता से? नहीं उठा रही है। क्या युवाओं को उस तरह से जोड़ने का वो मिशन चला रही है, या युवा नेता के तौर पर दुष्यंत चौटाला को स्थापित करने के लिए किसी तरह का प्रोग्राम चल रहा है? नहीं चल रहा है। आईटी सेल जेजेपी की लगभग लापता है जी, कोई सक्रियता नहीं है, बल्कि इनेलो की आईटी सेल आज की तारीख में ज्यादा स्ट्रांग है जेजेपी से। जबकि इनेलो की तो आईटी सेल और इनेलो के बहुत सारे युवा कार्यकर्ता तो जेजेपी में चले गए थे, वो बाद में कांग्रेस में भी गए। एक नेता का नाम मैं पता नहीं लेना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं अवॉइड कर देता हूं। वो नेता पूरी की पूरी आईटी सेल को लेके, बहुत सारे उनके साथ वर्कर थे, वो कांग्रेस में लेके चले गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उन वर्कर्स का कोई यूज नहीं किया। क्या अब उन युवाओं को, उन आईटी सेल के सक्रिय लोगों को जेजेपी वापस खुद के साथ जोड़ सकती है? वहां पर काम फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी। और आखिर में विनिंग कैंडिडेट्स जो अपने अपने हलके में पार्टी को, किसी भी पार्टी को जीत दिला सकते हैं, उनको जोड़ने की कितनी कोशिश हो रही है? क्या जेजेपी के भीतर कोई बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है? जिस तरह से हम इनेलो में थोड़ा बहुत देख रहे हैं, क्या वो जेजेपी में हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या उस तरह के सरकार को घेरने के लिए ऐसे मुद्दे जहां पर सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाए, वो जेजेपी उठा रही है? नहीं उठा रही है। तो अगर जेजेपी को रिवाइव करना है, वापस उठना है, तो अपने बेसिक्स की तरफ लौटना होगा कि भी हमने जहां से शुरू किया था, जिस वजह से हमारी लोकप्रियता बढ़ी थी, हमें जनता ने एक्सेप्ट किया था, हम उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसी पिच के ऊपर वापस खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं? खेल सकते हैं तो मैं उम्मीद के साथ जी कह सकता हूं कि अभी लंबा टाइम है, खूब टाइम है चुनाव को। इतने टाइम के अंदर जेजेपी अगर उन्हीं इश्यूज के ऊपर उसी रणनीति के साथ काम करेगी तो उभार संभव है, क्यों नहीं है? जी, मैं फिर कह रहा हूं, दुष्यंत चौटाला ही अगर बेसिक्स पे जाएं, वापस जेजेपी कहां से शुरू हुई थी, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा में आज इन मुद्दों की जगह है। नौकरियों का मुद्दा, हरियाणा की नौकरियां हरियाणवी को, इस मुद्दे को उस सक्रियता के साथ कोई नेता, कोई पार्टी नहीं उठा रही है जिसकी जरूरत है।
डेमोग्राफी का मुद्दा ये पूरे देश में हर स्टेट में एक बड़ा इशू बन गया है। जहां पर बीजेपी की सत्ता है वहां पर बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है, चुनाव लड़ रही है बीजेपी इस मुद्दे के ऊपर। और क्षेत्रीय दल हैं, वो चाहे शिवसेना हो या बाकी और बहुत सारे दल हो, वो अपने अपने इलाके में इस मुद्दे को उठा रही है कि भी हमारे रोजगार, हमारी नौकरियां, यहाँ की डेमोग्राफी हमें बचानी है, हमारी संस्कृति हमें बचानी है। तो ये इस इशू को लेकर क्या जेजेपी फिर से सक्रिय हो सकती है? जी। दुष्यंत चौटाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल, तो उन्होंने एक बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, उचाना पे बात थी कि क्या वोट चोरी को लेकर ही पत्रकार पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उचाना का जो कोर्ट के अंदर चल रहा है तो फैसला पलट सकता है, उन्हें इतना विश्वास है। ये हम्म। ये बयान दिया है। तो ये वोट चोरी के बारे में भी जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे पूछा गया था, तब भी शायद दिग्विजय चौटाला का दिग्विजय बयान आया चौटाला का था, बयान आया था। दिग्विजय चौटाला का हाँ, बयान आया था, तो उन्होंने वोट चोरी के इशू के ऊपर हाँ। एक तरह से कांग्रेस का, राहुल गांधी का समर्थन ही किया। और ये जो कोर्ट केस चल रहा है इसके बारे में भी उन्होंने पॉजिटिव बोल रहा है। क्या है कि हाँ उस हिसाब से बोला है कि भी आपको वोट बैंक अपनी तरफ कौन सा करना है। बीजेपी का वोट बैंक तो बंधा हुआ है। हाँ। अब आपके पास जो स्कोप है, जो स्पेस है, वो है जो नॉन बीजेपी वोटर्स है, जो विपक्ष के वोटर हैं, जो बीजेपी से बंधे हुए नहीं हैं। अब उनमें जगह बनानी है, तो उनमें एक पॉपुलर इशू यही है वोट चोरी का। अगर आप इस इशू के खिलाफ बोल देंगे तो आप इस वोट बैंक से भी जाएंगे। तो आपको अगर उस वोट बैंक में सेंधमारी करनी है, उन लोगों को जोड़ना है, तो ये स्मार्ट बयान है, जबकि वो तो प्रतिद्वंदी हैं ब्रिजेंद्र सिंह के। जी। तो लेकिन उन्होंने ऐसा बयान देके उसी वोट बैंक के ऊपर एक तरह से नजर है उनकी, उन्होंने निशाना साधा है कि नहीं, आप मेरे बारे में पॉजिटिव सोचिए, मैं आपकी तरफ हूं। जी। अजय चौटाला की अगर बात करें तो उन्होंने उनका भी एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार की बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी में ना मनोहर लाल खट्टर सरकार चला रहे हैं, ना नायब सैनी चला रहे हैं। सरकार तो कहीं न कहीं खुल्लर साहब चला रहे हैं। कहा जा सकता है कलम में ताकत तो खुल्लर साहब के है, लेकिन देखिए राज देश के ऊपर पॉलिटिकल क्लास ही करती है। और पॉलिटिकल क्लास के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर इनडायरेक्टली राज बिजनेस क्लास करती है। अब किसी सरकार के भीतर किसी अधिकारी को ज्यादा ताकतवर बना दिया गया तो इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई अगर ये फैसला सरकार के भीतर हुआ भी है कि खुल्लर साहब को सरकार चलानी है, तो ये फैसला भी पॉलिटिकल क्लास ने ही लिया है। वो चाहे ऊपर बैठे बीजेपी के हाईकमान ने लिया हो, या नायब सिंह सैनी ने लिया हो, या मनोहर लाल खट्टर ने लिया हो, तो ये फैसला पॉलिटिकल क्लास का ही है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मनोहर लाल खट्टर सरकार चला रहे हो, नायब सिंह सैनी सरकार चला रहे हो, या खुल्लर साहब सरकार चला रहे हो। एक बात तो तय है कि आप विपक्ष में हो और सरकार बीजेपी की चल रही है। जी। तो सर एक सवाल बीच में रह गया था, वो करना तो बीच में चाहिए था। जब जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, सरकार का हिस्सा थे, तो बहुत सारे युवाओं को उम्मीद थी कि वो उनका काम कर देंगे पर्सनली, लेकिन वो काम नहीं हुए। चाहे बेसिक इनकी टीम की बात करें, जो इनके नज़दीकी थे, क्योंकि आस लगाए बैठे थे 15 साल से जो इनके कार्यकर्ता थे, उस बेस पे उनके काम नहीं हो पाए, तो वो भी एक बड़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। और कहीं न कहीं दिग्विजय चौटाला अब सभी को फ़ोन भी कर रहे हैं और उनके घर जा भी रहे हैं, मनाने की कोशिश की जा रही है। दुष्यंत चौटाला भी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुख-दुख में भी आ रहे जा रहे हैं। तो क्या अब जो चीज़ें रूठ चुकी हैं, दोबारा से ऐसे ऐसे हो सकता है कि वो बनाने में कामयाब हो? एक तो देखो काम के लिए जो लोग है ना, क्योंकि जब आप सरकार में होते हैं ना तो बहुत सारे लोग आपसे नाराज होते हैं, और इसी वजह से होते हैं। और खासतौर पर जिनके पर्सनल काम होते हैं वो बिल्कुल नाराज होते हैं। जेजेपी इनेलो जैसी पार्टी, उनके लिए ये पर्सनल काम, ये पर्सनल वर्कर, ये ही उनकी पूंजी है। अगर पर्सनल, क्योंकि आप पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल कल्चर इस पार्टी का देखेंगे तो उनके वर्कर पक्के तौर पर इसलिए जुड़े होते हैं कि भाई इन्होंने पर्सनल काम बहुत करवाए हुए हैं। पर्सनली टच में भी रहना और पर्सनल काम भी करवाना, फोन करना, चिट पकड़ना, ये काम ये पार्टी
करती आई है, इस परिवार के लोग करते आए हैं। तो दो चीजें थी, एक तो दुष्यंत चौटाला की पूरी सरकार नहीं थी, दूसरा सारे महकमे उनके पास नहीं थे, तीसरा सारे काम हो भी नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों के काम नहीं हुए, एक तो वो नाराज वैसे ही हुए, दूसरा फिर गठबंधन टूटने के बाद, और ये असल में तो गठबंधन करते ही जी ये माहौल बन गया था कि जेजेपी में जो लोग हैं ना, अब वही लोग बचे हुए हैं जिनको अपने कुछ ना कुछ पर्सनल काम करवाने हैं, वही वर्कर बचे हुए हैं। जब वो भी काम नहीं हुए, जब नेगेटिव माहौल बनना शुरू हुआ जेजेपी के लिए, तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे दूरी बनाने लगे, और फिर वो सरकार से भी जेजेपी चली गई तो खुलकर भी नाराजगी जाहिर करने लगे। बल्कि जेजेपी के एक दो नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने तो यहां तक बताया कि वो लोग जिनके आखिर तक, जब सरकार जाने में कुछ ही दिन बचे हुए थे, तब तक भी उनके काम करवाए, और सबसे ज्यादा काम करवाए। जी माहौल पलटता देख करके इस बार तो जो कांग्रेस की सरकार आने वाली है, वो लोग भी कांग्रेस में चले गए। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के प्रोग्राम लेने बंद कर दिए, अगर वो जेजेपी में रहे तो साइलेंट हो गए। दुष्यंत चौटाला की जो मुहर थी उसको हटवाने की कोशिश की उन्होंने अपने आप से, अपनी पहचान से। तो ये भी एक राजनीति है। जी जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। और जेजेपी के जो कार्यकर्ता सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ सच में ये कमियां हैं। अगर इन कमियों को दूर किया जाए तो कहीं ना कहीं 29 में एक उम्मीद बन सकती है। जो लग रहा है कि जेजेपी 29 की उम्मीद छोड़ के 34 की तैयारी पे लग रही है, लेकिन 29 में भी अच्छा हो सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, कमेंट करें, और अपनी राय भी आप जरूर दें।